हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। बच्चों देखिए, कल हमने क्या किया था, आपको इसके पहले के जो प्रीवियस लेक्चर था हमने केमिकल काइनेटिक 12th की जो केमिस्ट्री है आपकी, उस 12th की केमिस्ट्री में जो आपका एक चैप्टर है जिसको आप लोग कहा किया करते हो रासायनिक बलगतकी, उस रासायनिक बलगतकी या केमिकल काइनेटिक जो चैप्टर है उसमें का हमने क्या किया था, आपको कुछ न्यूमेरिकल बताया था। वो न्यूमेरिकल आपके बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज हम आपको बताएंगे अभिक्रिया की कोटि किसे कहा किया करते हैं और अभिक्रिया की कोटि कितने प्रकार की होती है, और जिसमें आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आपको क्या बताएंगे, इक्वेशन बताएंगे कि वेग इक्वेशन इसका कैसे निकाला जाएगा। तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप सब लोग बढ़िया से इसे देखें और अपनी नोट्स में इसे लिखने का प्रयास करें। ये आपके यहाँ एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि। क्या पढ़ेंगे आप लोग? अभिक्रिया की कोटि, या जिसको आप लोग कहा करते हो अभिक्रिया की कोटि, या इंग्लिश में इसी को हम लोग कहा करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहा करते हैं इसको भैया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नाम से इसको हम लोग क्या किया करते हैं, जानते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि का मतलब क्या हुआ करता है? जैसा कि आपको बताया मालूम होगा कि अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं? एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ करता है वही अभिक्रिया का क्या कहलाता है? वेग या दर कहलाता है, जिसका मतलब होता है R बराबर dx अपान क्या हुआ करता है, dt। ये अभिक्रिया के वेग का फार्मूला होता है कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में dx क्या है, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और डेल्टा की क्या होता है, समय अंतराल होता है। तो एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की जो सांद्रता में परिवर्तन होता है वही आपका क्या कहलाता है भैया? आपका अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग हुआ करता है, मतलब दर जो हुआ करती है, वो आपको सबसे बड़ी चीज होती है, उसी को ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। तो सबसे पहली चीज क्या हुआ करता है, जैसे मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है, जैसे H2 है और यहाँ पे लिख दिया गया I2, चेंजेस क्या हो रहा है, 2HI हो रहा है। आपको लिख दिया गया, मान लीजिए कोई एक अभिक्रिया है 2NH3, चेंजेस आपने लिख दिया यहाँ पे EN2 प्लस क्या लिख दिया 3H2। यहाँ पे लिखा गया H2 प्लस Cl2, चेंजेस क्या लिख दिया गया 2HCl। ये सब रिएक्शन लिखे गए हैं। अगर अब आपसे कहा जाए कि इस अभिक्रिया में आप बताइए कि इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, तो इस चीज को बताने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि जब ये अभिकारक हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो जब हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण हुआ करता है तो ये मतलब इस अभिक्रिया का वेग जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सबसे बड़ी चीज होती है। और इसको आप इतनी आसान चीज नहीं है कि इसको आप बता सकते हो, इसको बताने के लिए आपको प्रैक्टिकली देखना पड़ता है। प्रयोगों पर ये देखा जा सकता है कि जब ये हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में जुड़ रहे थे तो हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण हो रहा था, तो इसमें जो इस रिएक्शन की रेट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ये प्रयोगों पर आधारित करती है। और आपको यही इतना बताना है कि अभिक्रिया की कोटि कितने अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, वही उस अभिक्रिया की क्या हुआ करती है, कोटि कहलाया किया करती है। तो आपको हम इसकी डिफिनेशन पहले बता दें, उसके बाद आगे आपको बताने ध्यान दीजिएगा। डिफिनेशन क्या है, आप एकदम बढ़िया सा इसकी पहले डिफिनेशन समझिए। किसी रासायनिक, ध्यान से समझिएगा डिफिनेशन, अभिक्रिया के, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, यही सबसे बड़ी चीज है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को निर्धारित, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले अभिकारकों की संख्या ही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यह इसकी डिफिनेशन है। अभिक्रिया की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है R जो है, ये कितने अभिकारक की परमाणुओं की संख्या पे डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है।
वही उस अभिक्रिया का क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। ये बात दिमाग में बैठाइए। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले अभिकारकों की संख्या, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच आर डिटरमाइंड टू द रेट ऑफ रिएक्शन इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है और वो हो रही है तो उस अभिक्रिया का वेग कितने अभिकारक के ऊपर डिपेंड करेगा, उसी को हम लोग अभिक्रिया की क्या कह देते हैं, कोटि कह देते हैं। ये इसकी पहली डिफिनेशन है। अभिक्रिया की कोटि की एक डिफिनेशन और है बबुआ, लेकिन उसको आप पहले इसको समझ लीजिए, तब आपको हम उसको बताएंगे जब आप जान जाएंगे कि आप उस लायक हो, बताने लायक हो। तो आपको हम बता रहे हैं, इस चीज को बढ़िया से देखिए। अब जो ये अभिक्रिया की कोटि होती है ये निम्न प्रकार की होती है। अभिक्रिया की कोटि के प्रकार, सबसे पहली चीज ध्यान दीजिए, अभिक्रिया की कोटि के प्रकार, ये चीज आपको बता रहे हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि निम्न प्रकार की होती है। नंबर एक होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया। नंबर एक आपकी पहली कौन सी हो गई, शून्य कोटि की अभिक्रिया। नंबर दूसरा जो हो जाता है वो आपकी होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या है आपकी बताइए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगला आपका हुआ करता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अगला आपका हुआ करता है तृतीय कोटि की अभिक्रिया। इतने प्रकार के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया। आपको समझ में आ गया सबको भैया, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार की तृतीय कोटि की अभिक्रिया। इसको हम लोग कहा करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ गया, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इससे ज्यादा नहीं होता है अभिक्रिया की कोटि, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज इतनी समझ में आ गई, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले अभिकारकों की कुल संख्या ही या अभिकारकों की संख्या ही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। और ये चीज बता दिया कि अभिक्रिया की कोटि कितने प्रकार की होती है, निम्न प्रकार की होती है, 3 से ज्यादा नहीं होता है। इसको नोट करके लिख लीजिएगा, अभिक्रिया की कोटि का मान 3 से ज्यादा नहीं होता है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर तक जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन जान लीजिए। तो आप लोग इतना देख रहे हो, अब आप लोग कमेंट करके बताइए हमें कि कितना आपको समझ में आया। अगर विधिवत तरीके समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि हमें समझ में आया। और मैं देख रहा हूँ कि वीडियो इतना लोग देख रहे होते हैं, लेकिन आप लोग एक लाइक का बटन होता है उसको भी आप लोग नहीं बना पाते। सोचिए निःशुल्क आपको हम पढ़ा रहे हैं, फ्री एजुकेशन प्रदान कर रहा है। ऐसा कहते ना पुराने जमाने में गुरु जो थे वो आप बच्चों को पढ़ा रहे, तो वैसे ही आपको पढ़ा रहा हूँ। और एक वीडियो बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है बबुआ, आपको जान लीजिए कितना माइंड से फ्रेश होकर के तब बनाना पड़ता है। और अभी जितने लोग वीडियो को देख रहे हो, अगर शेयर नहीं की तो पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। पहला इतना काम कर लीजिए, तब आपको आगे बताएंगे। तुरंत रुकिए और सब लोग इस काम को कीजिए। तो आपको ये बता रहे हैं, पहले बताया 4 प्रकार की हो गई। पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया, दूसरी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फिर तृतीय कोटि की, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और फिर तृतीय कोटि की अभिक्रिया। फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम सबसे पहले एक चीज यही लगे हाथ बता देते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब वो अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करेगा, आपको ये बता दें। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग जो होता है वो केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। अगर एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का जो वेग होता है वो कितने, 2 अभिकारकों की संख्या पर या कह सकते हो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे हम लोग क्या कहा करते हैं भैया, आप एक तरीके से कह सकते हो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग जो होता है वो 3 अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे हम लोग तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो इतना तो बाबू क्लियर हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले समझिए सबसे पहली चीज, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है और शून्य कोटि की अभिक्रिया को आगे हम समझेंगे विधिवत तरीके से। और जब तक आप लोग वीडियो को बढ़िया तरीके से पूरा देखोगे नहीं तब लोग जान लीजिए कहां से पूरी बातें समझ में आएगी। तो आपको यहां पे ये बताना है सबसे पहली चीज, शून्य
कोट की अभिक्रिया, जिसको आप लोग कहा करते हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये चीज ध्यान दीजिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सबसे पहली चीज आपको हमने बता दिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, मतलब इस पर डिपेंड ही नहीं करेगा अभिक्रिया का वेग, उसको हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पे आप लोग इसकी डिफिनेशन बताओगे, वह अभिक्रिया जिसमें या जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे आप लोग, शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। इतना ध्यान दीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें या वह अभिक्रिया जिसका वेग वो जो होता है वो अभिकारकों पर डिपेंड ही नहीं करता है, उसको हम लोग शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपको अभी हमने बताया था कि जो ये आपका अमोनिया का विघटन है, अमोनिया का जो ये विघटन है आप लोग देख रहे हैं, आपको बता रहे हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, NH3 चेंजेस, ये होता है N2 में टूट जा रहा है और हाइड्रोजन गैस में। अब अगर आपसे कोई कहे इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो इसको आप केवल इतना ही प्रयोगों में बता सकते हो बस, कि इसमें जो अभिक्रिया का कोटि है वो किस प्रकार का रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होगा कि इसमें अभिक्रिया का वेग क्या होगा, डिपेंड ही नहीं करेगा किसी पे। जैसे आपको कोई मान लीजिए कोई एक घर है, उस घर में कोई मालिका ही नहीं है, तो वो जान लीजिएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, सब अपने मन के हैं, मौजी आप हैं, एकदम बढ़िया से सब आई जा रहे हैं, वही जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कोई डिपेंड नहीं हो रहा है, रिएक्शन चाहे जो हो रहा है, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जान लीजिएगा। तो यहाँ पे आप भी कह सकते हो कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, अब इसमें कोई नहीं कहेगा कि अमोनिया पर डिपेंड कर रहा है, नहीं, जिसमें कोई है ही नहीं, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ऐसे अब आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसके अलावा भी इसका एक फार्मूला हुआ करता है, तो अब हम इसका आपको क्या बता दे रहे हैं, वेग इक्वेशन बता दें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा भी जाता है। ये तो मैंने डिफिनेशन बताया, डिफिनेशन क्लियर हो गई। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग जो होता है अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। अब शून्य कोट की अभिक्रिया का समीकरण हम यहां पे बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का समीकरण, शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का समीकरण, इसमें आपको भी एक इक्वेशन देखने को मिलेगा, इसका आता है K बराबर x/T, यही इसका वेग इक्वेशन का समीकरण होता है। अब वो समीकरण किस तरीके से होता है, इसका कैसे डेरिवेशन होता है, हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इधर से सब लोग बाबू। माना एक समांगी अभिक्रिया, लेट अस कंसीडर ए होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जान लीजिएगा। अच्छे अच्छे बच्चों को ये समझ में नहीं आता इसका वेग इक्वेशन कैसे निकाला जाता है, और ये इक्वेशन से ही आप बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज जानोगे, इससे मात्रक निकाल सकते हो, इससे आप अर्धायु निकाल सकते हो, इसीलिए एकदम बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान से समझिए। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स है तो उनको भी बीच में इसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी जान जाए, जान लीजिए। अब अगली चीज मैंने बताया, कोई एक मान लीजिए अभिकारक है जो है वो A, और वो चेंज हो रहा है उत्पाद किसमें, B में। ये आपका क्या है बबुआ, अभिकारक है, हमने मान लिया ये अभिकारक हो गया, और ये B क्या है आपका, उत्पाद है। अब ये एक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक A है और ये उत्पाद क्या है, B है।
और इस अभिकारक की हमने जो सांद्रता लिया है, प्रारंभिक सांद्रता जो A है वो A मोल है, जान लीजिएगा। तो अब आपको क्या करना है, मान लीजिए जब आपकी इसकी प्रारंभिक सांद्रता मतलब T बराबर जब 0 था, मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तब ये A था, और तब इस समय ये बना ही नहीं था, इसका मतलब इसकी मात्रता 0 थी। इसका मतलब समझिए, अभी हमने A अभिकारक लिया जिसकी प्रारंभिक सांद्रता A मोल है, और उस समय उत्पाद कुछ भी नहीं बना, इसलिए इसकी सांद्रता क्या है, 0 है। अब यहाँ पे T बराबर क्या हो जाता है, T सेकेंड, मतलब कुछ समय बीत गया। तो अब इसमें क्या होगा, A था मान लीजिए 50 लिए थे मोल, अब इसमें कुछ कमी होगी तभी तो B बनेगा, उत्पाद, समझिएगा बाबू। तो मान लीजिए उसमें हमने जो कमी बता दिया वो क्या मिल गया, A माइनस एक्स, और जब इसमें से A माइनस एक्स की कमी मतलब x की कमी हो गई तो यहाँ पे क्या बन गया, x बन गया आपका। तो इस तरीके से T सेकेंड बाद, तो अब यही से इतना बात समझने के बाद T बराबर 0 था तो ये A था, ये 0 था, T सेकेंड बाद ये A माइनस एक्स हो जाता है, तो इसमें से क्या बन जाता है, x बन जाता है। तो अब यहीं से हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, सब लोग अच्छी तरीके से, यही बच्चे फंसते हैं केवल, ध्यान दीजिए। अब करना क्या है आपको कि अभिक्रिया का जो दर होता है, दर का मतलब अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की जो दर होती है, इसके लिए अब आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभिक्रिया की जो दर हुआ करती है वो आपको मालूम है अच्छी तरीके से, जो अभिकारी पदार्थ होता है उसके सक्रिय द्रव्यमान की क्या होती है, समानुपाती होती है। ये आपको अभिक्रिया की दर देखने को मिल गई। और अभिक्रिया की दर मतलब क्या होता है, फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, मैंने शुरू में ही बताया था, R बराबर क्या होता है बबुआ, dx अपॉन dt। तो ये रेट है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, dx अपॉन dt, और प्रपोर्शनल A का क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ये बताइए। तो अब ये क्या निकल के आ गया कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो आप बताइए यहाँ प्रपोर्शनल dx अपॉन dt, इतना समझ में आया, R के स्थान पे प्रपोर्शनल के, अब प्रपोर्शनल का चिन्ह हटाइए यहाँ पे, तो dx अपॉन क्या हो जाएगा, dt, और यहाँ एक कांस्टेंट आएगा वो है k, और कंसंट्रेशन ये A की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 है, क्योंकि आपको जानते हो कि इसके ऊपर जब डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसलिए इसको शून्य घात के समानुपाती कर देते हैं। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, A की पावर अभी क्या है 0 ही है यहाँ पे, और उसके बाद आपको बता दे रहे हैं जो ये K है, K क्या है आपका जानते हो, वेग स्थिरांक है। K जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक, किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। बच्चों को यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको ध्यान दीजिएगा। R का मान हमने दिया dx अपॉन dt, और ये अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे लिख दिया A की पावर 0। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा यहाँ से भी हो सकती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसको भी शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अभिकारक के जो एक्टिव मास होता है उसके शून्य घात के समानुपाती होता है, तो उसको भी हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कह सकते हैं। अब देखो कंसंट्रेशन का मान कितना आया होगा, A माइनस एक्स, थोड़ा ऊपर इधर आएंगे बाबू, तो आप ध्यान दीजिएगा ऊपर थोड़ा सा, आप लोग स्क्रीनशॉट आप लोग बाद में ले लीजिएगा। यहां तक समझ में आया, ये dx अपॉन dt मैंने A का पावर लिखा ना, यहाँ पे ये होता है, ये A है ना, तो और अब क्या करोगे, इसकी सांद्रता को क्या रखोगे, dx अपॉन dt, और यहाँ क्या हो जाएगा K, A की वैल्यू कितनी आई हुई है, A माइनस एक्स की पावर क्या हो जाएगा 0, और किसी चीज की पावर अगर 0 हो जाती है तो वो वैल्यू 1 हो जाता है। इसका मतलब अब आपको मिला क्या, dx अपॉन dt इक्वल टू क्या मिला, k, क्या मिला भाई, ये खत्म हो गया पूरा, तो dx अपॉन dt इक्वल टू क्या मिला, k। अब इसका उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू dt, इसको बना दीजिए समीकरण 1। इतना समझ में आया सबको, dx प्रोपोर्शनल A की पावर शून्य क्यों लिखा, क्योंकि शून्य घात के समानुपाती, क्योंकि 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, और फिर k, और हमने A का मान उठा के रख दिया, तो x माइनस क्या हो जाएगा 0। अब ये 0 हो गया तो खत्म हो गया, तो dx अपॉन dt इक्वल टू क्या मिल गया, k। अब आपको क्या करना है, इसका आप समाकलन कीजिए, ध्यान दीजिए, समीकरण 1 का समाकलन x के सापेक्ष करने पर, समाकलन करने पर, अब इसका जब बबुआ समाकलन करोगे तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये dx, और यहाँ पे ये कांस्टेंट है जिसका समाकलन होगा नहीं, तो ये हो जाएगा k, कंसंट्रेशन ही आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे dt,
अब क्या करेंगे, जब इसका समाकलन करोगे तो यहाँ पे निकल के आएगा आपको x, क्या निकल के आएगा x, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको k, और ये क्योंकि कांस्टेंट इसका तो होगा नहीं kt, लेकिन अब जब समाकलन करने के बाद एक कांस्टेंट यहाँ पे जुड़ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं kt इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस c। अब यहाँ पे जो c है इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। c जो है c क्या कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं समाकलन स्थिरांक। ये जब आप लोग पढ़ोगे तो इसको मालूम करिए, फार्मूला है बायोलॉजी वाले, खास तौर से ध्यान दो। dx बराबर x हो जाएगा, यहाँ पे के कांस्टेंट है इसको बाहर कर लिए, t आ गया इधर, कुल मिला के लग्गी हट गई तो यहाँ पे x आया, ये लग्गी है बताता हूं मैं इसको, समाकलन का चिन्ह जान लीजिएगा। तो अब यहाँ से k आपको मिला, t इधर खींच लिए, ये डिफरेंशिएशन था, और जब हटाया तो ये c कांस्टेंट आ जाता है। मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ समझने के लिए बाबू। अब यहाँ पे क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, जब इसका आपने यहाँ पे समाकलन कर दिया तो ये आपको ये मिल गया, थोड़ा इसको यहाँ से हटाया जाता है k को यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा k इक्वल टू क्या होगा वेग स्थिरांक। एकदम बढ़िया से लगे रहोगे, एकदम समझा के छोड़ेंगे। अब जब समाकलन कर दिया तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस c का मान निकालते हैं। c का मान कैसे निकालते हैं, जब t बराबर 0 था, t बराबर व्हेन t इक्वल टू 0, देखो t इक्वल टू 0 था तो x का मान भी क्या है 0, देन x इक्वल टू 0। अब इसी t और x का मान कहाँ रख दीजिए, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में जब रखोगे, इसमें रखिए t व x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब जब समीकरण 2 में रखोगे इसका मान बाबू, तो यहां देखो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या है kt प्लस क्या है c। तो यहां क्या हो जाएगा, x का मान आपका क्या है बताओ 0, और k का मान t का मान भी 0 प्लस c। तो अब मिला क्या आपको बराबर, यहाँ 0 तो c का मान क्या मिल गया 0। अब इसी c का मान उठा करके कहां रख दीजिए, समीकरण 2 में। अब यहां बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, c का मान ध्यान दीजिएगा, जो c है बराबर 0 आया है, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x बराबर kt प्लस c, यही तो है। तो x बराबर हो जाएगा kt प्लस 0, तो x बराबर मिला आपको k इंटू टी, और k बराबर क्या हो गया x अपॉन टी। यही जो है आपका वेग समीकरण है। अब यहाँ पे जो ये k है, ये आपका क्या है, शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग समीकरण, वेग स्थिरांक। शून्य कोट की अभिक्रिया का क्या है, वेग समीकरण या वेग स्थिरांक इसको कहते हैं। इतना था, इतने से इस रिएक्शन का डेरिवेशन था। एक बार आप फिर से झूम के आइए, आया सावन झूम के बढ़िया सा, जो लोग डर रहे हैं वो डरे नहीं, एकदम बढ़िया समझ लीजिए। मैंने यही शुरू किया था, लेट अस कंसीडर अ होमोजेनियस केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट A is a changes product V when t equal to 0, then reactant concentration, initial concentration A and product is at initial 0, after some time, after few second t equal to t सेकंड हो जाएगा, तो इसमें से x की क्या हो गई कभी, तो यहाँ पे x आ गया। अभिक्रिया का दर क्या होता है मालूम हो गया, प्रोपोर्शनल होता है, सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल। अब यहाँ मैंने शून्य घात क्यों लिख दिया, क्योंकि अभिक्रिया का दर जो होता है शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वो सक्रिय द्रव्यमान के शून्य घात के समानुपाती होता है। अब मैंने क्या किया, dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया, तो k का मान रखा, k को मैंने कह दिया वेग स्थिरांक, k की पावर 0 था। अब यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन जो चेंज हो रहा था उसको लिख दिया यहाँ पे, तो dx अपॉन dt k, a का मान जब रख दिया तो a माइनस x की पावर 0 आ गया। अब ये पावर 0 तो खत्म हो गई, वैल्यू ही है, तो dx अपॉन dt इक्वल टू k मिला। अब मैंने क्या किया, t वाले टर्म को उधर भेज दिया, तो dx k इंटू क्या हो गया dt, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया। अब समीकरण 1 का क्या करते हैं, हम x के सापेक्ष समाकलन करते हैं, तो ये लग गया बढ़िया से लगाइए, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू k कांस्टेंट, इसलिए इसका समाकलन नहीं होगा, यहाँ पे dt मिल जाएगा। x बराबर kt प्लस क्या मिल गया c, आपको देखने को मिला, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आएगा, इसका तो होगा नहीं k और t, और जब हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, c को समाकलन स्थिरांक का। व्हेन मैंने बताया फिर क्या करना है आपको, t इक्वल टू 0 है, देन x बराबर 0। ये जान लीजिए, इसको समझिए पहले क्या क्या किया जा रहा है, शुरुआत करना सीख जाएंगे, सब करना सीख जाएंगे। अब ये शून्य कोट का एग्जाम में आता है, नोट कर लीजिएगा।
तो आप ये x और t का मान रख दीजिए समीकरण 2 में। जब रखोगे तो यहाँ से c का मान आ गया 0 और c का मान 0 हो गया तो समीकरण में फिर 2 में रख दीजिए इसको। और जब समीकरण 2 में रखे तो आपको मिल गया क्या, ये देख लीजिए x बराबर के t, c का मान रख दिया 0 तो x बराबर के इंटू t, तो x के बराबर क्या आ गया x अपॉन t। यही क्या है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है वेग समीकरण है। अब यहीं से लगे हाथ में आपको एक चीज और बता देता हूं, डेरिवेशन आपको क्लियर हो गया, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार रिवाइज कीजिएगा बढ़िया सा, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करिए। मैंने कल वीडियो प्रीवियस बहुत धुआंधार उसको लोग जान लीजिए शेयर किए, लेकिन देखिए उसमें इतने कहने का मतलब चोट्टा हुआ करते हैं लोग कि 56-57 बच्चे देखे, लेकिन लाइक कई लोग किया 10-12 लोग किया है। इतने बड़े जान लीजिए, बहुत बड़े जान लीजिए आप लोग काम चोर हो। तो एक अंगूठा देखने के लिए रह क्या। अब इसके बाद क्या करने के बाबू, आगे चीज ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, आगे आपको हम बता रहे हैं इसको मिटाएंगे नहीं, इसको याद लीजिएगा। इसके बाद तो आप जानते ही हो, इसके लिए हम के जो समीकरण आया क्या आ गया, के बराबर x अपॉन t। अब इसके का यूनिट पूछा जाता है, मात्रकवा क्या होता है आपसे पूछा जाता है, के का मात्रक बताइए। तो बच्चे कहते हैं मात्रक इसका क्या होगा, जिसके लिए रटते रहते हैं जिसका मात्रक क्या होगा। अरे बबुआ फार्मूला याद करो, सब याद हो जाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे आपको बता रहे हैं, शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे निकाला जाता है मैंने आपको बताया, फार्मूले याद करिए, मात्रक सब याद हो जाएंगे। काफी बच्चे पूछते हैं सर फिजिक्स से हमें कम समझ में आती है, फिजिक्स की प्रॉब्लम क्या है हम आपको बता देते हैं। आज के बाद इसको यूज करिएगा, अक्खा लाइट नहीं बोलोगे। फिजिक्स की प्रॉब्लम ये होती है कि सबसे पहले जैसे कोई चैप्टर पढ़ाया गया हो, आप उस चैप्टर को खत्म करिए, ओके। अब सबसे पहले उसके नीचे आप उस चैप्टर के जितने भी चाहे छोटे और बड़े सारे फार्मूले सब फार्मूले लिख डालिए। उसके बाद उस चैप्टर के जितने फार्मूले आ रहे जो मेन राशियां उनका मात्रक लिख डालिए। मात्रक लिखने के बाद फिर जिसमें से कुछ अगर आपको बीमाएं पूछता है तो आप बीमा सबकी लिख डालिए। इसके बाद आप जान लीजिए जब फार्मूले लिख दिएंगे आप सब कुछ बीमा हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, तो आधा चैप्टर खुद तैयार हो जाता है। उसके बाद उठा के न्यूमेरिकल पढ़ लीजिएगा, आप अपने आप देखिए फिजिक्स टनाटन ना आने लगे बताइए, बताते हो बहु पढ़ने में समस्या होती है। तो ये सब चैप्टर सबकी एक अलग अलग पहचान होती है, हर सब्जेक्ट की होती है। जैसे अब हमारी एक पहचान है, हमारी पहचान आपको मालूम, आपकी कुछ एक पहचान है आपको मालूम है, तो उसको आप समझिए बढ़िया सा, तब आप समझ पाओगे। ये नहीं कि आप बैठे रहो आराम से इसे घर पे और उसके बाद फिर बढ़िया सा समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या हो जाएगा, के बराबर क्या है x अपॉन t। तो क्या हो जाएगा के बराबर x क्या कंसंट्रेशन होता है, तो इसका होता है मोल प्रति लीटर, और t क्या है समय है जिसका क्या हो जाएगा सेकेंड। तो अब जब इसका मात्रक निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, के बराबर मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। क्या आ जाएगी बाबू, इसकी यूनिट आ जाएगी। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक आपको हमने निकालना सिखा दिया। और जब आप इसकी यूनिट निकाल लिया करते हो ध्यान दीजिएगा, तो हम आपको बता रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु निकालिए, हाफ पीरियड इसके लिए निकालिए। कैसे आपको निकालना है ध्यान दीजिएगा, ये आज आपको हम पूरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या पूरा जान लीजिए, डेरिवेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन से संबंधित सारी बातें आपको बता दें। अब यहां पे आपको क्या करना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु हाफ पीरियड, अर्ध आयु कैसे निकालोगे। सबसे पहले यह जानो कि अर्ध आयु क्या होता है। अर्ध माने आधा, आयु माने समय। ये जान लीजिए, किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग विघटित होने में लगा जो समय होता है वही उसकी अर्ध आयु होती है। ये ध्यान दीजिएगा, मतलब मान लीजिए कि जैसे प्रारंभिक सांद्रता 50 है, ठीक, अब इसका आधा भाग कितना हो जाएगा 25। अब इस 25 को विघटित होने में जितना समय लग रहा है वही उसकी अर्ध आयु है, बस और कुछ नहीं है। किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता का, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का, प्रारंभिक सांद्रता 50 है, आधा भाग 25 होगा, इसको विघटित होने में जितना समय लग रहा है वही उसकी क्या कहलाती है, अर्ध आयु होती है। अरे जैसे स्कूल होता है, आपका फुल डे रहता है, जब आपका 4 पीरियड बाद छुट्टी जब कहते हैं आज हाफ डे हो गया है। हाफ डे क्यों हो गया है, क्योंकि उस दिन आधा समय तक स्कूल चला है, इसलिए इसको हाफ डे हो गया है। तो ऐसे यहाँ पे भी होता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया उसमें अभिकारक की सांद्रता का
प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग विघटित होने में जो लगा समय होता है वही उसकी क्या कहलाता है, अर्ध आयु कहलाता है। कुछ लोग देख रहे होंगे कि हम इतनी मोटी जैकेट पहने, भाई हमको ठंडी लगती है। अब ठंडी जिसको नहीं लगती, हम लोग देखते हैं, जाते हैं अभी विवाह शादी में देखने जाते हैं तो बढ़िया से देखते हैं कि वहाँ जितने भी जान लीजिएगा रहती हैं, सब जान लीजिए, चाहे महिलाएं हो चाहे जो भी हो, देखते हैं उनको ठंडी नहीं लगती है। वो एकदम बढ़िया से फर्स्ट क्लास एकदम खड़े रहेंगे। हम लोग तो 2-2 स्वेटर पहन के जाते हैं और वो लोग देखिए कितना बढ़िया लगे, उनको ठंडी ही नहीं लगती है। भगवान ने उनको ऐसे बनाया, उसके लिए भी रीजन आप बता दें, क्योंकि उनका जो शरीर की स्किन होती है उसमें फैट ज़्यादा होता है और फैट ज़्यादा तो बाहर से निकल नहीं पाती है, उसमें जान लीजिए, जिसके कारण उनको ठंडी ज़्यादा लगती नहीं। आप खुद देखेंगे पुरुष कोई भी रहा किया करता है, थोड़ा सा भी होता है तुरंत ही कांपने लगता है, लेकिन महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं, वो तुरंत बढ़िया से एकदम टाइट रहा किया करती है। तो आपको बता दिया बाबू, समझ में आ गया बाबू, एकदम बढ़िया ध्यान दीजिएगा। तो आपको पहले अर्धायु की परिभाषा बता दें। किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग विघटित होने में लगा समय ही अर्ध आयु कहलाता है। हाफ पीरियड अर्ध आयु कहलाता है। यही हो गया। किसी अभिकारक की या किसी भी अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग विघटित होने में लगा समय, या वह समय जो किसी अभिक्रिया के आधा भाग को विघटित होने में लगता है वही उसका क्या कहलाता है, अर्धायु कहलाता है। मतलब अगर आपसे कह दें तो जो ये यक्स है प्रारंभिक सांद्रता क्या रहती है, ए, तो जब इसमें वियोजित हो जाता है तो आपको यक्स का मान क्या रखोगे, a/2। यक्स वियोजित हुआ पार्ट है ना, तो यक्स के स्थान में क्या रखोगे, a/2, और जितना समय लगता है उसी को अर्धायु कहते हो। तो यहाँ पे t का मान क्या रखोगे बताइए, t = हो जाएगा, थोड़ा सा इसको ऐसे बड़ा बनाते हैं t, और यहाँ 1 करके ऐसे हाफ कर देते हैं। तो x का मान क्या रखोगे यहाँ पे बताओ, a/2, और t के स्थान पे क्या हो जाएगा, t हाफ। इक्वेशन आपके पास क्या है बताइए, k = x/t। तो आप बताइए t बराबर क्या हो जाएगा, इसी को जब करोगे तो k बराबर हो जाएगा x/t बराबर हो जाएगा x/k। अब इसी को आपने क्या कह दिया है, अर्धायु, और x का मान a/2, क्योंकि आधा भाग विघटित हो रहा है ना, तो x की वैल्यू कितना रखोगे, a/2, और t के स्थान पे क्या रखोगे, t हाफ। तो बबुआ आएगा क्या, अब आप देखिए ऊपर थोड़ा सा जाइए झूम के, यहाँ हो जाएगा t और ये हो जाएगा हाफ, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा बताइए, x के स्थान पे a/2, नीचे के है ये देखिए। और अब बताया मैंने क्या, इतना चीज तो समझ में आया। आप ये जानते हो k क्या होता है, स्थिरांक है, तो हम इस पूरे 2k को क्या मान लेते हैं, स्थिरांक। और जब इसको हटाओगे, ये कांस्टेंट है, इसको हटाओगे तो यहाँ से हटाओगे तो ये आपका एक कांस्टेंट की वैल्यू फिर आ जाएगी, तो यहाँ निकल के आ जाएगा t हाफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा a। इसको हटाओगे तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह आ जाता है। तो अब ये ध्यान दीजिए, टी हाफ क्या हो गया, आपकी अर्ध आयु हो गई, क्या हो गई बबुआ, अर्ध आयु, टी हाफ ने आधा समय, और ए क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रता। यहां से एक बहुत बढ़िया प्यारा सा क्या होता है, रिजल्ट निकल के आता है। रिजल्ट क्या निकल के आता है कि शून्य कोट की अभिक्रिया की अर्धायु, इसको आप नीचे लिख सकते हो बढ़िया तरीके से, शून्य कोट की अभिक्रिया की जो अर्ध आयु होती है वो अभिकारी पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता की क्या होती है, समानुपाती होती है। अभी आपसे बात पूछा जाएगा कि शून्य कोट की अभिक्रिया कैसे पहचानोगे, उसकी अर्धायु ऐसे है, तो आपको ये बता दें किस तरीके से पहचान लोगे कि शून्य कोट की अभिक्रिया वही होती है जिसमें अभिक्रिया की अर्ध आयु जो होती है वो अभिकारी पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। मतलब अगर आपकी सांद्रता बढ़ा दोगे तो अर्ध आयु बढ़ जाएगी, और अगर इसको घटा दोगे तो ये अर्ध आयु घट जाएगी। इस चिन्ह का मतलब यही होता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे देखा। आज हमने सबसे पहले आपको क्या क्या बताया बाबू, सबसे पहले हमने अभिक्रिया की कोटि बताया, वह रासायनिक किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले अभिकारकों की संख्या को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि निम्न प्रकार की होती है, शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया, तृतीय कोट की अभिक्रिया, इससे ज्यादा नहीं होती है।
फिर शून्य कोट की अभिक्रिया हमने बताया वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यह अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के अभिकारक की सक्रिय द्रव्यमान के शून्य घात के समानुपाती होता है बबुआ, उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और फिर एग्जाम्पल भी बताया मैंने, फिर इक्वेशन निकाला K बराबर 1/T है और शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग समीकरण है। फिर हमने उसका मात्रक निकाला, मात्रक आपने निकाल लिया मोल लीटर सेकंड और कितना आया सेकंड इनवर्स आया बबुआ। और फिर मैंने अर्ध आयु निकालना सिखाया आपको, किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग विघटित होने में लगा समय उसका अर्ध आयु कहलाता है। अब मान लीजिए ये A था तो विघटित कितना हो जाएगा A/2 और जो यहाँ समय लग रहा है उसको हमने हाफ पीरियड कह दिया और फिर आपके बाद हल किया और हल करने के बाद ये चीजें आ गई। मेरे हिसाब से आपको पूरा एकदम शून्य कोट की अभिक्रिया से समस्या जो थी वो उसका निदान हो गया होगा। और आपका अब ये कर्तव्य है कि चैनल्स पे नए तो पहले आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब यहाँ से हम छोड़े वीडियो को तुरंत दनाक तुम्हारे पास पहुंच जाए और देख लो तुम्हारा उद्धार हो जाए। और दूसरी की चीज, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करो, जान लीजिएगा, नहीं करोगे जबरदस्ती करवा लेंगे, लाइक नोट कर लीजिए। और अगली चीज शेयर कीजिए, आपके साथ साथ अन्य बच्चों का भी क्या हो बढ़िया तरीके से उनका भी फायदा हो। ये आपका कर्तव्य है बबुआ, आपके लिए हम मेहनत करें तो कुछ हमारे लिए भी आपको लिए मिलेंगे एक नए वीडियो में। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो थोड़ा इससे बड़ा है, उसको भी आपको समझाएंगे। आपका परफॉर्मेंस जैसे रहेगा उसी तरीके से वीडियो मिलते रहेंगे। हमारा जो प्रयास है हम अपना पूरा प्रयास करते रहेंगे, आपका जो काम है वो आप करिए। मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।